अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये वेब सीरीज आधारित है इस समय जो वर्तमान परिदृश्य है पूरे संसार का और जिस प्रकार से पूरा संसार युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इसी कारण हम आपको ये वेब सीरीज दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से इस समय भारत का जो जनमानस है वो चुनाव और अपने व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर के जो देश की सियासत है उसमें व्यस्त है। किंतु यदि संसार की स्थिति को देखें तो संसार की स्थिति अत्यंत भयावह है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यदि संसार के शक्तिशाली देश युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं तो आने वाले समय में भारत को भी उससे जूझना होगा। और इसी कारणवश हम समय से पूर्व आपको समय की जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको संसार के परिदृश्य पर एक बार एक नज़र डालते हैं। और आप जैसा देख रहे हैं कि सारा संसार इस समय युद्ध के एक ऐसे मैदान पर खड़ा है जो अभी तो अदृश्य है, लेकिन आने वाले समय में इसकी तबाही को कहना या शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन होने वाला है। भारत के लोग अभी चुनावी माहौल में डूबे हैं और हर कोई अपनी जाति, अपने धर्म, अपने शहर, राज्य, अपने परिवार तक ही सिमट कर रह गया है। लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि भारत को आने वाले समय में एक ऐसे विश्व कुटुंब के रूप में स्थापित होना है जहां के लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा संसार के लोगों में सबसे अधिक होगी। ये बात हम खुलकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत की भूमि आध्यात्मिक भूमि रही है और सतयुग का शुभारंभ भी यहीं की भूमि से होना है। सतयुग यानी राम राज्य, जहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं था, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था और लोग सब प्रकार से आनंदित जीवन जीते हुए उस अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े थे जो शक्ति सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ लोगों का ब्रह्मांड की उस परम शक्ति से संपर्क टूट गया और लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अब एक बार फिर से उसी ब्रह्मांड की परम शक्ति से जुड़ने का समय आ गया है। विनाश तो होगा और सिर्फ उतने ही लोग बचेंगे जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा समावेशित होगी। लेकिन उससे पहले एक महाविनाश की घटना होगी और ये सिर्फ इसलिए कि इस सृष्टि को बने हुए तो वैसे लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और प्रत्येक 5000 वर्ष पर एक बड़ा परिवर्तन होता है। तो एक बार पुनः संसार को 5000 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, इसलिए अब प्रलय और महाविनाश पर चर्चा आरंभ हो गई है और लोग भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब आने वाले समय में और भी विनाशक मोड़ पर पहुंचने वाला है। इस बीच रूसी वरिष्ठ रक्षा अधिकारी दिमित्र मेदवेदेव ने अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और नाटो देश उनकी बातों को मजाक में ना लें, क्योंकि अब पश्चिमी देशों के साथ साथ अगर रूस का संघर्ष बढ़ा तो उसकी परिणति परमाणु युद्ध में बदल सकती है। दिमित्री रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और वो वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन के काफ़ी निकटवर्ती हैं। उन्होंने हाल में ही कहा है कि पश्चिमी देशों के साथ रूस का संघर्ष वर्तमान समय में अत्यंत संघर्षपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि नाटो देश इस युद्ध में सीधे तौर पर सम्मिलित हैं। रूस का ये भी मानना है कि यूक्रेन लंबी दूरी के जो भी हथियार का प्रयोग उसके विरुद्ध कर रहा है उसके रिमोट नाटो देशों के सैनिकों के हाथ में हैं और उन्हीं के द्वारा संचालित भी किया जा रहा है। दिमित्री का कहना है कि नाटो देश यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं दे रहे, बल्कि रूस के विरुद्ध सीधे सीधे युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं। अगर यही श्रृंखला आगे चलती रही तो युद्ध की आग में घी डालने जैसा काम हो सकता है। दिमित्री का कहना है कि अगर पश्चिमी देश ये मानते हैं कि रूस यूक्रेन के विरुद्ध सामरिक परमाणु हथियार का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है तो वो ऐसा करके घातक भूल कर रहे हैं। उन्होंने दुश्मन देशों पर हमला करने के लिए रणनीतिक परमाणु हथियारों के प्रयोग करने से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने इस बीच किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना तो कह ही दिया कि ना हम किसी से डर रहे हैं और ना झांसा दे रहे हैं, बस सही समय आने पर हम सही कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस का ये भी मानना है कि पश्चिमी देशों की सहायता से यूक्रेन रूस के विरुद्ध छोटे टैक्टिकल वेपन यानी छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग भी कर सकता है। उधर जर्मनी सरकार का भी ये कहना है कि यूक्रेन रूसी सीमा पर स्थित स्थानों से होने वाले हमलों के विरुद्ध उसकी ओर से भेजे गए हथियारों का प्रयोग कर सकता है। बयान के अनुसार हाल में रूस ने खार्किव क्षेत्र, विशेष रूप से रूसी सीमा के निकट स्थित ठिकानों से हमले किए हैं।
जर्मनी सरकार का यह भी कहना है कि यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इन हमलों से स्वयं को बचाने का अधिकार है। इसके लिए वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार हमारी ओर से दिए गए हथियारों का भी प्रयोग कर सकता है। उधर गुरुवार के दिन रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर सैकड़ों क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया गया था। इससे यूक्रेन में कई स्थानों पर नुकसान होने की सूचना मिली थी। इस बीच यूक्रेन के सेना प्रमुख ने कहा कि रूसी सेना खार्किव के निकट सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और शहर पर हमले की योजना बना रही है। ताज़ा हमले में खार्किव में 7 लोगों के घायल होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। यूक्रेन ने रूसी हमले से हुए नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन ये बताया है कि रूसी सेना के छोड़े सभी 32 शाहेड ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिए थे। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने काला सागर में रूसी नौसेना की 2 गश्ती नौकाओं को ड्रोन हमलों में नष्ट कर दिया है। यूक्रेन को युद्ध में सहायता दे रहे अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन नाटो ने कहा है कि युद्ध जारी रहने की स्थिति में यूक्रेन के लिए प्रतिवर्ष 44 अरब डॉलर की सैन्य मदद चलती रहेगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में ही यूक्रेन को खार्किव की रक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों के प्रयोग की अनुमति भी प्रदान कर दी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पश्चिम देश यूक्रेन को अपने हथियारों के प्रयोग की अनुमति देते हैं तो भविष्य में उनके साथ बहुत बुरा होगा। पुतिन की ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हथियारों की अनुमति देने के बाद आई है। इसके साथ जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि रूस जिस जगह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। इसके बाद से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है। जिस तरह से अब रूस के विरुद्ध जर्मनी और फ्रांस खड़े होते दिख रहे हैं, उससे आने वाले समय में ये युद्ध और भी भड़क सकता है। इससे युद्ध रुकना तो दूर, अनियंत्रित होने का संकट भी सबसे अधिक है। उधर वेटिकन सिटी के सचिव कार्डिनल पिएत्रो बोरोलिन ने भी रूसी भूमि पर नेटो द्वारा हथियार भेजे जाने पर यूरोपीय देशों ने जो हामी भरी है उसे लेकर के चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा समाचार है जो हैरान और परेशान करने वाला है। उनका कहना है कि यदि रूस और यूक्रेन में परमाणु युद्ध आरंभ हो गया तो ये युद्ध इतना अनियंत्रित हो जाएगा कि इसे रोकना असंभव हो जाएगा। इधर अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले यूक्रेन में अपने हथियारों से रूसी क्षेत्र में हमला करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में अब अमेरिका ने यूक्रेन पर वह प्रतिबंध हटा लिया है। अब यूक्रेनी सेना रूस पर अमेरिकी हथियारों का प्रयोग कर सकती है। यद्यपि अभी इस प्रतिबंध के हटाने को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि अमेरिका के प्रमुख मीडिया केंद्रों का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के कुछ सीमित क्षेत्रों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये अमेरिका की नीति में बदलाव का सूचक है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन तभी अमेरिकी हथियारों का प्रयोग कर सकता है जब रूसी सेना की मिसाइलें खार्किव को निशाना बनाएंगी। इधर रूस के प्रमुख अखबार ने लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे बिना किसी के ध्यान में आए बेहद निकट आ चुका है। अखबार ने ये बात तब लिखी है जब हाल में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी थी कि यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी वाले हथियारों से किए जा रहे हमले नाटो देशों को मॉस्को के साथ सीधे टकराव के करीब ले आएंगे। यूक्रेन के साथ 2 वर्ष से चल रहे वैश्विक स्तर पर टकराव को बढ़ाने का एक और काम किया गया है। अखबार ने इसे पुतिन का सीधा अल्टीमेटम बताया है। पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन फ्रांस और जर्मनी से मिले हथियारों का प्रयोग सिर्फ अपनी ही सीमा में नहीं बल्कि रूसी सीमा में घुसकर पुतिन की सेना पर भी वो हमला कर सकता है। फ्रांस और जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए उनके देश के हथियारों का प्रयोग करने के लिए पहले से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यूक्रेन अब फ्रांस द्वारा उपलब्ध कराई गई लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग भी रूस के विरुद्ध कर सकता है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार फ्रांस ने यूक्रेन को अज्ञात संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति की है। स्कैल्प मिसाइलों की मारक क्षमता 155 किलोमीटर तक है। ये 400 किलोग्राम का विस्फोटक हथियार ले जा सकती है। स्कैल्प मिसाइल ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो के बराबर है जिसे यूक्रेन को दिया गया है। इधर रूस से युद्ध कर रहे यूक्रेन की सहायता करने में अब बेल्जियम भी आगे आ गया है। वह यूक्रेन को 30 F-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने जा रहा है। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार
पुनः चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन द्वारा लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग किया गया तो युद्ध की आग भड़कने में देर नहीं लगेगी और फिर परमाणु हथियारों का प्रयोग करना उसकी विवशता बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये समाचार है, कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन इस समाचार के पीछे भी ज्योतिष विद्या के ग्रहों का हाथ है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे शनि के मीन राशि में प्रवेश करने का समय निकट आएगा, वैसे वैसे स्थितियां संघर्षपूर्ण होती जाएंगी। तो एक प्रकार से देखें तो अब पूरा विश्व परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। किसी दिन जब आप सुबह सोकर उठेंगे और समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसका पहला समाचार परमाणु बम हमला ही होगा। लेकिन हमारे भारत के लोग इस समय संसार की स्थिति से अवगत नहीं है। अवगत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वे इस बात से चिंतित होते तो अपने देश में एक कमज़ोर सरकार का जनादेश नहीं देते। कुछ दर्शक हमसे ये भी कह रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये बहुमत बैसाखियों के सहारे का है। जैसे ही बैसाखी हटेगी, बहुमत के अल्पमत बदलने में देर नहीं लगेगी। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हों। देश रहेगा तो आप अपना धर्म, जाति, घर, आरक्षण सब कुछ बचा सकेंगे, लेकिन यदि देश ही कमज़ोर हो गया तो फिर आप स्वयं को भी बचा नहीं सकेंगे। लेकिन जो 4 जून का जनादेश आया है वह देश को कमज़ोर करने वाला जनादेश है और ऐसा जनादेश देकर देश ने अपनी प्रगति के मार्ग में राजनीतिक बाधा खड़ी कर दी है। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। आप सभी को वर्तमान समय में विश्व की जो स्थिति है उससे अवगत कराने के बाद अब हम आपको अमेरिकी लेखक एनी जैकबसेन की उस पुस्तक के बारे में बताने जा रहे हैं अपने दूसरे एपिसोड में, जिसमें उन्होंने सिर्फ 72 मिनट में ही इस पूरी दुनिया के समाप्त होने का अध्ययन किया है। आखिर उन्होंने ये बात ऐसे ही कह दी है या फिर इसके पीछे कोई ठोस कारण है? यही जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारी ये विशेष वेब सीरीज 72 मिनट में खत्म होने वाली है दुनिया। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम एनी जैकबसेन की पुस्तक का विस्तार से वर्णन करेंगे। और ये जो हमारी वेब सीरीज है ये 7 एपिसोड में बंधी हुई है और इसमें आपको बहुत रोचक जानकारियाँ मिलने वाली हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भविष्यवाणियों के कार्यक्रम देखें, लेकिन उसे सिर्फ जानकारी के आधार पर देखें, क्योंकि जो ज्योतिष करता हैं, जो ज्योतिष वेता हैं, उनसे भी त्रुटियां हो सकती हैं। कई दर्शक ऐसा कहते हैं कि आप गलत भविष्यवाणियाँ करते हैं, आप चैनल बंद कर दीजिए। ऐसे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि हम चैनल तो बिल्कुल बंद करने वाले नहीं हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बंद करने का जो सुझाव हमारे दर्शक देते हैं ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। आप किसी चैनल को देखना बंद कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी को चैनल बंद करने का सुझाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो ऐसे छोटी और अल्प सोच वाले दर्शकों से हम यही कहेंगे कि वो हमारे चैनल पर अपना समय व्यतीत ना करें, व्यर्थ ना गंवाएं। समय बहुत मूल्यवान है। इस समय का सदुपयोग वो अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने के लिए कर सकते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। संसार बहुत बड़ा है, इसमें जानकारियों का विशाल भंडार है। आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। किंतु यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी विचारधारा हो, यदि आपको वो अच्छी नहीं लगती और उसको देख करके आपको क्रोध आता है, क्रोध इतना आता है कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कमेंट सेक्शन में अपशब्द टाइप करने लगती हैं, तो हमारा यही अनुरोध है आपसे कि आप ऐसा मत करें। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं उसे मत देखें। हमने किसी भी प्रकार का दर्शकों पर कोई दबाव नहीं डाला है। जो दर्शक लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि अखंड मंथन का उद्देश्य क्या है और हम अपना कार्य धीरे धीरे किस प्रकार से कर रहे हैं। ये तो बस एक आरंभ है। अखंड मंथन आने वाले समय में एक राजनीतिक मंच भी खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, ताकि सनातन मूल्यों का एक राजनीतिक संगठन अब देश की आवश्यकता बन गया है। हम सभी को अपने साथ ले चलने का एक अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वो लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और यदि जो समुदाय, जो धर्म हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, अब हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। अखंड मंथन का नारा है जो सनातन का है विश्वास, उसी समुदाय को लेकर के हम अब आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं, बहुत सारी बातें,
बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे दर्शक हमसे नए जुड़े हुए हैं और वो हर भविष्यवाणी पर हमसे एक तरह से सबूत मांगते हैं कि आपकी कितनी भविष्यवाणी सत्य हुई है, कितनी नहीं सत्य हुई है। ऐसे दर्शकों से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अखंड मंथन 2016 को आरंभ हुआ था और इन 8 वर्षों में हमारी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं, कुछ असत्य भी हुई हैं। अतः उनका इतना लंबा रिकॉर्ड हम आपके समक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकते, किंतु इतना आपसे अनुरोध करेंगे कि जो दर्शक हमसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो हमारी सफलता और हमारी असफलता से भली भांति परिचित हैं। कुछ दर्शक कमेंट सेक्शन में ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि ये तो न्यूज़ रीडर की तरह समाचार पढ़ रहे हैं, इनका राजनीति से क्या लेना देना। तो हम ऐसे भी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अखंड मंथन एक संपूर्ण चैनल है जहां पर आपको आने वाले समय में समाचारों से लेकर के योग, हमारे सनातन धर्म, वेदों के बारे में और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और साथ ही साथ समाचारों के भी आपको दर्शन होंगे, क्योंकि यदि आप समाचारों से अवगत नहीं रहेंगे तो आने वाले समय का अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे। तो मात्र भविष्यवाणी के कार्यक्रम पर आधारित हम इस चैनल को अधिक दिन तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण जानकारी ऐसे में प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो भविष्यवाणियों से जुड़े कार्यक्रम तो चलते ही रहेंगे, किंतु समसामयिक विषयों पर भी हम पहले भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे और बीच में कुछ व्यवधान आने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, किंतु हम अब ये कार्यक्रम पुनः आरंभ कर रहे हैं। तो ये छोटी सी बात थी और ये आरंभ में इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दर्शकों के ऐसे प्रश्न होते हैं, तो ऐसे दर्शकों को हमें ये उत्तर देना आवश्यक था। दूसरा एक अनुरोध आपसे हम ये भी करेंगे कि जैसे कुछ जो दर्शक हैं हमारे, अगर उनको हमारे कंटेंट अच्छे नहीं लगते हैं तो हम उन दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि वो किसी दूसरे चैनल पर अपना समय व्यतीत करें और व्यर्थ में अपना समय यहाँ पर गंवाने का कोई अर्थ नहीं है। जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि अखंड मंथन की स्थापना किन कारणों से हुई है, अखंड मंथन का उद्देश्य क्या है। तो आपको एक बार, जो नए दर्शक हैं उनको एक बार पुनः हम ये बताना चाहेंगे कि अखंड मंथन का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना करना, भारतीय संस्कृति की स्थापना करना है। और अभी हम इसके एकमात्र पहलू जो है ज्योतिष के पहलू को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, किंतु सनातन धर्म के आयाम विभिन्न हैं और हम सभी आयामों को धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जिन दर्शकों को एक बार पुनः हम अनुरोध करेंगे कि जिन दर्शकों को हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि ये समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर हमारी जो वाचन शैली है वो अच्छी नहीं लग रही है या किसी कारण से जो कुछ भी उनको अप्रिय लग रहा है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना समय कहीं और व्यतीत करें। और ऐसे में हमारे मंच को आप अपशब्द कहते हैं, तो इससे उन दर्शकों की भावनाएं भी आहत होती हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि देश और भी मजबूती के साथ खड़ा हो और हमें मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनाव का सामना ना करना पड़े। जो भी सहयोगी दल हैं वो अपनी प्रतिबद्धता के साथ रहें और देश को एक अन्य दुविधा में ना झोंकें। इसी के साथ हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि सायं 7:15 पर हम एक विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि उनको अपने जीवन में खुले हाथों से जिस प्रकार से वो कार्य करते रहे हैं उसको करने का मौका मिलेगा। लेकिन उनसे एक अनुरोध ये भी करेंगे कि यदि जनता आपकी किसी नीति से, आपके किसी विचार से कहीं उसे ठेस लगी है, कहीं उसको दुख हुआ है या कहीं उसके जीवन में कहीं कोई कमी आई है, तो कृपया एक प्रधानमंत्री होने के नाते जनता के सभी वर्गों का ध्यान भी रखें और उनकी भावनाओं का आदर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।